नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं यश के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं जो दिसंबर में आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे टैकल करें। सीडीपी के क्वेश्चन के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं प्रीवियस ईयर के, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया। पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चाइल्ड की बात कर रहा है। कैसा बच्चा होगा? प्रतिभाशाली बच्चा होगा, गिफ्टेड चाइल्ड है यहाँ पे। गिफ्टेड चाइल्ड है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है तो गिफ्टेड चाइल्ड के लिए क्या जरूरी है? क्योंकि गिफ्टेड चाइल्ड जो है इसकी आईक्यू ज्यादा होती है, 120 प्लस होती है। ऐसा बालक जो है ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन करता है, इससे जानने की उत्सुकता होती है, बहुत सारी चीजों को जानता है, टीचर से बार बार क्वेश्चन क्वेरी करता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात गलत है। खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, रिक्वायर होती है एनी पेडागोगिकल। तो ये बात तो खास शैक्षणिक संशोधन की जरूरत नहीं होती, गलत बात है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार, जिस ऑप्शन पे बार बार आएगा वो ऑप्शन ही गलत होगा, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, मेच्योरिटी होती है, इमोशनल मेच्योरिटी होती है। ये बात कर रहा है, ये भी नहीं है जो है। इन्हें अक्सर कक्षा में अंदाज कर दिया जाता है। इन्हें जानने की बहुत अधिक इच्छा होती है, लेकिन उन्हें क्या होता है, कक्षा में नजरअंदाज कर दिया जाता है, टीचर जो है उस पर बोलता नहीं है। तो देखो, गिफ्टेड चाइल्ड में ये जो चारों ऑप्शन है, हमें 4 ऑप्शन में से ही क्वेश्चन का आंसर लगाना है। तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि खास शैक्षणिक संशोधन, जहां खास की बात आए, स्पेसिफिक की बात आए, वो ऑप्शन ही गलत होता है। कोई खास नहीं होता है, सब जो है समान होते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत होता है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है, ये भी बात नहीं है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रतिभाशाली बच्चा का अपने काम से मतलब रखता है, वो भावनात्मक नहीं रहता कि अपना नोट्स तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, हम इस चैनल से पढ़ते हैं, उससे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा ना, वो अपना जो है हर चीज सीक्रेट रखता है, अपनी बुक अपनी नोट्स सीक्रेट रखता है, भावनात्मक लगाव नहीं होता है। तो ये भी गलत है। ऐसे बच्चों को जो है क्या होता है, क्लास में नजरअंदाज किया जाता है। कौन से? प्रतिभाशाली। यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों को अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बात सही है। जब टीचर पढ़ाता है तो जो प्रतिभाशाली बालक है उसको नजरअंदाज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ढेर सारे क्वेश्चन क्वेरी करता है। अगर टीचर एक वाक्य पढ़ाया हो तो 10 क्वेश्चन क्वेरी कर, सर ऐसे कैसे होगा, ऐसे क्या होगा वो, तो टीचर जो है ना झल्ला जाता है, अरे कौन दिमाग लगे, चुप रहो, डांट देगा। तो ये बात जो है, ऐसे प्रतिभाशाली बालक को क्या करेगा, क्लास में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये जो है कथन सही है। नजरअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी बालक को। जो क्वेश्चन कर रहा है उसे बताना चाहिए। आपका टीचर के प्रति जो टीचर होने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अदा करना चाहिए। अगला, इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट भी देखते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु, योग्यता और क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चे से अधिक होती है, प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। ठीक है। ऐसे बच्चों की अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा भी होती है, सदैव रहती है। इसलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बालकों की बुद्धि 140 से ऊपर होती है, अतः इन बच्चों की सीखने की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षा में क्या किया जाता है,
नजरअंदाज कर दिया जाता है ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका समन्वय स्थापित किया जा सके। क्यों नजरअंदाज कर दिया जाता है? इसलिए नजरअंदाज किया जाता है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में एक प्रतिभाशाली बालक बच्चा है, तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछेगा और बच्चे जो है क्या इरिटेट हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन बच्चों की जो लेवल है उसके बराबर है नहीं, तो वो 10 क्वेश्चन करेगा तो इरिटेट हो जाते हैं। इस वजह से जो है ऐसे बच्चों को जो है टीचर नजरअंदाज करता है, जबकि अगर टीचर के रूप में आपका यह कर्तव्य गलत है। किसी भी बच्चे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी आईक्यू कितनी होती है? 140 प्लस होती है। ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो उससे कुछ रिलेटेड आपके यहाँ पे फैक्ट थे जो हमने देखा। अगला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों को सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जिस ऑप्शन में सक्रिय भागीदारी आएगा, ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट माने सक्रिय भागीदारी जहां आएगा वह वाक्य हमेशा ही सही होता है। एक्टिव पार्टिसिपेटर होना चाहिए, सक्रिय रूप से भागीदारी होना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सही होता है। पहला कहा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। देखो री इन्फोर्समेंट जहां पे आएगा वो ऑप्शन ही गलत होता है। री इन्फोर्समेंट हमेशा गलत होता है। जिस ऑप्शन में पैसिव आएगा, निष्क्रिय आएगा, वही ऑप्शन गलत होता है। जिस ऑप्शन में प्रतियोगिता आएगा, कंपटीशन की बात करेगा, वो भी ऑप्शन गलत होगा। जहां पूछताछ और जांच की प्रक्रिया के माध्यम से होगा, आपको एक ही ऑप्शन बचा डी। इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। सीडीपी में हम बालक के व्यवहार को देखते हैं, जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टीचिंग करते हैं। इसलिए अगर ये वर्ड आए तो गलत हो जाएंगे। माध्यमिक कक्षाओं में कुछ छात्रों को सक्रिय भागीदारी, पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाओं में बच्चे सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। देखो जहां पे संलग्न आएगा वो सही होगा, सक्रिय रूप से रहेगा वो होगा। तथा स्वयं के द्वारा करके सीखने, जहां पे करके सीखने का बल देगा, ये भी सही होगा। लर्निंग बाय डूइंग का अवसर उपलब्ध होता है, सही है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनकी रुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट बनाना, सही है। पूछताछ आधारित शिक्षा, यह एक ऐसी दृष्टिकोण है जो खोज के माध्यम से सीखने पर बल देता है। यह सक्रियता के साथ सीखने का एक रूप है। यह मुख्य रूप से सोच, चिंतन और समस्या को सुलझाने में कौशल के विकास को अभ्यास से संबंधित होता है। यह पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्या था? कुछ फैक्ट था जो आपने देखा। इस फैक्ट को भी पढ़ना है क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हम हर क्वेश्चन पर आपको फैक्ट देते हैं उसको भी आपको पढ़ना है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कथन ए और कथन आर दो चीज दिया हुआ है। समकक्षियों से चर्चा संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल विकास में बाधा डालती। अभी तक तो सब सही चला आ रहा था, यहां पे बाधा डालने की बात क्या हो गई? गलत हो गई। आर देखिए, अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है न कि सामाजिकवादी, यह भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप व्यक्तिवादी है, यह गलत है, और न कि समाजवादी, बल्कि व्यक्तिवादी ना होकर के कैसा हो? सामाजिक होना चाहिए। यहां पे जो न शब्द लगा है यह गलत है। अगर ये कट जाए तो ये वाक्य सही हो जाएगा। तो इसका मतलब न ए सही है न आर सही है, दोनों सही नहीं है। यहां तो व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता। यहां पे देखो दिया है ए और आर दोनों गलत है। टी ऑप्शन सही होगा, इसका न ए सही होगा न आर सही होगा, दोनों ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं।
इस पे भी कुछ हम लोग फैक्ट देखेंगे। यहां पे है, समकक्षियों से चर्चा करना, संवाद करना जहां पे आएगा वो पेडागोगी में सही होगा। शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों की समस्या समाधान के कौशल में बाधा डालती है, गलत है, क्योंकि समकक्षियों में चर्चा और संवाद करना, समकक्षी का मतलब जानते हैं पीयर, अपने समान के लोग को समकक्षी कहते हैं। शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में अवसर उपलब्ध कराती है। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, न कि समाजवादी। यह तर्क गलत है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। देखो, व्यक्ति एक कैसा है, सामाजिक प्राणी होता है, और उसके अनुरूप वह अधिगम करता है। किसके अनुसार अगर आपको लगाना होगा तो लगाएंगे, वाइगोस्की के अनुसार जो है, वाइगोस्की के अनुसार क्या है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, सब समाज से जुड़ना चाहता है और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है। तो जहां पे सामाजिक प्राणी है वो सीखेगा भी उसी समाज के रूप में। इसलिए ऑप्शन उसका। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे यस या नो। देखो, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए? किस प्रकार के लक्ष्य को? महारत उन्मुख, मास्टरी ओरिएंटेड, प्रदर्शन उन्मुख, परफॉर्मेंस। देखो, जहां पे परफॉर्मेंस आएगा, प्रदर्शन आएगा, वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, ये तो गलत हो गया। विफलता, विफलता जहां आएगा, फेल्योर। आप फेल्योर होने के लिए थोड़ा सीख रहे हैं, आप इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से लेकर के दिन रात एक किए हैं कि सीटेट पास हो, आप फेल्योर होने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये विफलता गलत है, असफलता अपने आप में गलत है। एक ही इसमें ऑप्शन बचा, मास्टरी के लिए हम क्या करेंगे, उसे प्रोनाउन। इन चारों ऑप्शनों में अगर देखा जाए तो सबसे सुटेबल ए ऑप्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको वही सुटेबल वाक्य दिखाई पड़ रहा है कि मास्टरी के लिए हम प्रोन्नति करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे, इसके पहले कुछ हम इस पे फैक्ट देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लक्ष्य निर्धारण करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय और संसाधन, दो चीज, समय और संसाधन का अधिक कुशलता पर केंद्रित करते हैं। हमेशा बालक को एम निर्धारित करना चाहिए। एम जब निर्धारित होता है, दो काम होता है, अपने समय और जो उसके पास संसाधन है उस पर क्या होता है, केंद्रित करता है, उसका उपयोग करता है, उससे सीखता है। यह लक्ष्य सीखने के पारस्परिक मानकों के आधार पर उपलब्धि के माध्यम से छात्रों को ध्यान केंद्रित करता है। तो ये था पीछे वाले क्वेश्चन के आपके फैक्ट। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने यहां पे है। क्वेश्चन आपके पास यहां पे है, क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आप इसका आंसर देंगे। जरा क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें। धारणाएं, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने का एक सकारात्मक प्रभाव है, जिसे आप कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट? पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। पहला है, मुझमें जन्मजात कोई क्षमता नहीं है। जन्मजात कोई क्षमता नहीं है, यह ऑप्शन गलत है। अच्छा, आपको क्वेश्चन एक यहां पे दे रहे हैं, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है कि जन्मजात क्षमता पाई जाती है। जन्मजात क्षमता पाई जाती है, यहां आपको बताना है यह स्टेटमेंट किसका है। बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है,
किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, किसी वैज्ञानिक ने कहा था, किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा था, उसका नाम आपको बताना है। लेकिन ये बच्चा कह रहा है मुझ में जन्मजात कोई क्षमता ही नहीं पाई जाती, तो ये बात गलत है। जबकि कोई साइंटिस्ट साइकोलॉजी ने बताया है बच्चों के सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती, तो ये ऑप्शन गलत है। शिक्षक हमेशा, जहां पे हमेशा की बात रहेगा वो गलत हो जाएगा। कठिन प्रश्न बनाते हैं, हमेशा कठिन प्रश्न नहीं बनाते हैं। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, ये बात सही है। अगर आपको 150 में से अगर 130 प्लस लाना है तो इसमें क्या होगा? इसमें यूट्यूब टीचर का क्या सहयोग होगा? वो तो आपको मार्गदर्शन करेगा, सहयोग करेगा। अच्छा या बुरा अंक कम या ज्यादा लाने का काम आपका क्या है? प्रयास है। आपका प्रयास पर निर्भर करता है आप कौन सा सोर्स से पढ़ रहे हैं, कौन आपको गाइडलाइन दे रहा है, आपकी गाइडलाइन का कोच कौन है, आप कौन कौन सी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आपको सोर्स करता है, निर्भर करता है कि आपका 130 प्लस अंक आए या 90 से बिलो आ गए, तो आप पे डिपेंड करता है, उस पे नहीं। तो ये भी बात गलत होगा। भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए, अच्छे अंक लाना ये गलत होता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी सही होगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। फिर हम लोग कुछ इसमें फैक्ट देखते हैं। एक व्यक्ति की धारणा उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अच्छे या बुरे अंक लाना उसके प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी और व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थितियों को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती है तथा स्वयं के प्रति एक दूसरे के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती हैं, पॉजिटिव कंसेप्ट विकसित करते हैं। पॉजिटिव कंसेप्ट देखो, आप पढ़ते हैं कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। पॉजिटिव मतलब उसे प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। नेगेटिव मतलब डिमोलाइज करता है। जैसे आप किसी को गाली दो तो वो उत्तेजना में आ जाएगा वो आपके, लेकिन किसी को प्यार से बोलिए, ठीक है ना, तो वो भी आपसे क्या करेगा? प्यार से ही बोलेगा, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहां पे फिर है, आप पढ़ेंगे और इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन के बारे में आप समझेंगे और जवाब देंगे। संरचनावाद का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिज्म की थ्योरी क्या है? देखो, संरचनावाद यह कहता है कि बालक जो है अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। संरचनावाद यह कहता है कि बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। जो बालक है, बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। बालक अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, स्वयं होता है। यानी बालक क्या करता है? अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। बालक में खुद इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने आप सीटेट पढ़ सकता है, पास हो सकता है। तो यही है कंस्ट्रक्टिज्म। सीखने में अधिगम कर्ता जहां आएगा वो सही होगा। अधिगम कर्ता मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र, सीखने वाला। सीखने वाला को हम कहते हैं अधिगम कर्ता की भूमिका को महत्व माना जाता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद माने स्वयं को समझ सकता है। ऑप्शन ए 100% सही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं क्यों गलत है। जानकारी के स्मरण करना, उसके प्रत्यास्मरण करना, पुनः स्मरण करना, परीक्षा पर जोर देना। जिस ऑप्शन में परीक्षा पर जोर देंगे वो ऑप्शन काट देना है। शिक्षक की प्रभुत्ववादी भूमिका, डोमिनेटेशन रोल जो है टीचर का, डोमिनेंट रोल, प्रभुत्ववादी।
ये जो है गलत होगा, क्योंकि यहां पर प्रभुत्ववादी में टीचर ही सर्वे सर्वा होगा। टीचर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा बालक को और डराएगा धमकाएगा, इसलिए टीचर की ये प्रभुत्ववादी गलत होगा। और जिस ऑप्शन में अभी पढ़े थे निष्क्रिय आएगा, वो ऑप्शन ही गलत होगा। तो तीनों ऑप्शन गलत होंगे, केवल एक ऑप्शन आपको सही मिला। अब इसके बारे में भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो हम फैक्ट बता रहे हैं उसे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि फैक्ट से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसमें जो कुछ दिया हुआ है उससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उससे क्वेश्चन भी बनेंगे। देखो, संरचनावाद का सिद्धांत सीखने के अधिगमकर्ता की भूमिकाओं को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। विल्हेम वेंट, देखो एक यहां पे नया शब्द मिला, विल्हेम वेंट। विल्हेम वेंट जो है वो संरचनावाद के प्रतिपादक है। संरचनावाद दिया किसने, हम लोग तो यूज करते हैं, लेकिन ये संरचनावाद दिया किसने, ये देने वाले का नाम है विल्हेम वेंट। संरचनावाद का सिद्धांत की जानकारी के चिंतक समालोचनात्मक विचारों पर जोर देता है। किस पे चिंतन करना, समालोचनात्मक चिंतन करना, इस पे बल लेता है। शिक्षकों की लोकतांत्रिक, जहां पे लोकतांत्रिक आएगा, भूमिका पर जोर देता है, तथा सक्रिय अनुकरण की अधिगम में भूमिका पर जोर देता है। संरचनावाद के केंद्र बिंदु में विद्यार्थी रहता है, यानी CCA रहता है, चाइल्ड सेंट्रेड अप्रोच रहता है। यानी हम वो काम करेंगे जो बालक को पसंद होगा। बालक पसंद होगा तो हैप्पीनेस होगा, हैप्पीनेस होगा तो सीखेगा। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो बच्चा नहीं सीखेगा। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और यह स्वयं पूर्व अनुभव के साथ विद्यार्थियों में प्रवेश करता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हेल्प करेगा। जैसे जहां पे है समालोचनात्मक चिंतन, सही होगा। अधिगमकर्ता की जोर देना चाहिए, स्वयं बिंदु, ढेर सारे ऐसे हैं जो आपको कंसेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके पास यहाँ है, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? कौन सा ऐसा चीज है जो बच्चा अगले ज्ञान का निर्माण करता है, आगे सीखता है? आप कैसे आगे सीखते हैं? आप पहले जो है 1 क्लास में जाते हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले 10th में लिखा लेते हैं, पहले 11th में लिखा लेते हैं, पहले BA में लिखा लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। आप जो है पहले ज्ञान को लेकर के आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। जो आपको बेसिक बुनियादी शिक्षा दी जाती है, A फॉर एप्पल, उसी को लेकर आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और उसी को एक्सप्लेन करते जाते हैं। आपकी माइंड जो है थिंकिंग बढ़ती जाती है, तो निर्माण करते हैं। देखो, जो उनके लिए अप्रासंगिक है, अगर अप्रासंगिक है तो क्यों लेगा भाई? नहीं लेगा। जो आप पहले से समझते हैं, सही बात है, जो चीजें आपने पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है उसी के बेस पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। उसके लिए अज्ञात है, अगर अज्ञात है तो भी नहीं सीखेगा। उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, बहुत परे है। बच्चा जो है आपका फर्स्ट क्लास में है, आप पढ़ा रहे हैं 10वीं क्लास का बाद, अगला बच्चा आपका 6ठी 7वीं 8वीं में है, आप पढ़ा रहे हैं 12वीं का सिलेबस, तो वो उसके ज्ञान से परे की बात है, इसलिए वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। सबसे सुटेबल जो इसका आंसर आएगा, ए आएगा। इससे रिलेटेड भी कुछ आपके यहां फैक्ट है, देख सकते हैं। बच्चे जो पहले से समझते हैं उसके आधार पर वे अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे निम्नलिखित आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। जो उसके लिए प्रासंगिक है, जो उसके लिए प्रासंगिक है उसे पढ़ेंगे। जो उसके लिए ज्ञात है, सही है। जो उसके लिए वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है तब सीखेगा। जब उसके लिए सहज और सरल है तब सीखेगा। जब उसके परिवेश से अंतर संबंधित है तब। ये ऐसे कंडीशन है जो बालक क्या करेगा, अगले ज्ञान का निर्माण करेगा। उसका परिवेश होना चाहिए, उसके सहज होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए उसके लिए, उसे लगे कि नहीं ये काम की चीज है हमारे,
तो वो बच्चा सीखेगा। इसलिए इस 5 चीजों के आधार पर हम अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है अगला कह रहा है संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। संज्ञान किसे कहते हैं और संवेग किसे कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में दिया है, ठीक है। कॉग्निशन किसे कहते हैं और इमोशन किसे कहते हैं। कॉग्निशन और इमोशन में क्या डिफरेंस है। संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से फ्री है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, गलत है। संज्ञान संवेग पे प्रभाव डालता है परंतु संवेग संज्ञान पर प्रभाव नहीं डालता, यह भी गलत है। संवेग और संज्ञान क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। संवेग प्रभाव डालते हैं परंतु संवेग संज्ञान पर प्रभाव नहीं डालता, यह भी गलत है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से गुथे का मतलब जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो इधर संज्ञान है और इधर संवेग है। संज्ञान और संवेग क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। दोनों स्वतंत्र नहीं होते, दोनों अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसका ऑप्शन जो आएगा आपको डी ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। संज्ञान और संवेगों के बीच एक द्विदिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। संज्ञान और संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित है, जहां अंतः संबंधित होगा सही होगा। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, यह भी सही है। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करता है, यह भी बात सही है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आप इससे अपने सीडीपी को अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। जो सीडीपी है वो आप इससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सकती है और उम्मीद है कि आपको ये सारी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो फिर ऐसे काम फिर हम करते रहेंगे। आगे देखिए, किन शैक्षणिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगमों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यहां पे नहीं शब्द है, आपको गलत बताना है। पहला, अन्वेषण और प्रयोग हाँ किया जाता है। अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव सही होता है। चर्चा करना और बहस करना सही होगा। निष्क्रिय सुनने का कौशल, जहां पर ये निष्क्रिय शब्द ही दिखाई जाए वो ऑप्शन गलत होगा। तो आपसे गलत ही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, निष्क्रिय सुनने पर। अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, कुछ फैक्ट देखते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे यहां पे निष्क्रिय सुनने कौशल वे शैक्षणिक है जिसके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। नहीं करेगा तो गलत है, क्योंकि निष्क्रिय श्रवण से अधिगम भी निष्क्रिय हो जाता है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अरुचि उत्पन्न करता है। जबकि अन्वेषण, प्रयोग, अधिसंज्ञान, कौशल विकास तथा चर्चा बहस द्वारा छात्रों को सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन देखे थे उसका इस पे कुछ फैक्ट है जो आपके परीक्षा में, जो आपके पेपर में आएगा और इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर क्वेश्चन देखा है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को, भ्रांति माने होता है भ्रम, जैसे आपको भ्रम हो जाता है, पता नहीं इल्यूजन हो जाता है, क्या होगा कैसे होगा, ये भ्रांतियां हैं। निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण में क्या सुझाव दिया जाता है, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। जहां पर अनदेखा शब्द आएगा वो ऑप्शन गलत होता है।
उसे निष्क्रिय करना चाहिए, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, देखो यहां पर आया है, गलत हो जाएगा। भ्रांतियों में प्रयुक्त हेतु चर्चा यह प्राणी भ्रांतियों में प्रयुक्त हेतु चर्चा करना, मौका और मुहैया करवाना। सबसे सुटेबल वाक्य कौन होगा? डी सही होगा। तो सबसे सुटेबल वाक्य होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। ऑप्शन जो देखेंगे वो डी ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, इसी पर कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियां, ये भट्टी है। भ्रांतियों को निपटने से लिए संरचनात्मक दृष्टिकोण भारतीय प्रयुक्त हेतु चर्चा के मौके मुहैया करवाने का सुझाव देता है, क्योंकि चर्चा और बहस के माध्यम से विद्यार्थी सहज तरीके से सीखता है। रचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों की समस्याओं को अधिक खुले तौर पर और नवाचार, देखिए जहां पे नवाचार आएगा, नवाचार माने नए नए आचार विचार व्यवहार, नवाचार आपस में ही सही है, विचार करने और उनको हल करने की अनुमति प्रदान करता है। जीन पियाजे महोदय ने रचनात्मक दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जीन पियाजे के अनुसार कहा है, जीन पियाजे के रिकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, स्कूलों में माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। स्कूल की शिक्षा में जो बच्चे की शिक्षा हो रही है उसे माता पिता को शामिल नहीं करना चाहिए। ये वाक्य गलत है, ये वाक्य ही गलत है। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। सब बात सही चल गया, बस यही शब्द आकर के इसे वाक्य को गलत कर गया। बाधा उत्पन्न करना ये भी गलत हो गया, यानी ये भी गलत, दोनों गलत हैं। देखो ए और आर दोनों गलत है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो इसके लिए आप कुछ फैक्ट देखेंगे। कथन है, स्कूलों में माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चे को शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए। कथन गलत है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा में माता पिता को शामिल करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सहायता मिलती है, इसलिए शामिल करना चाहिए तथा बच्चों को परिवेश से जुड़ाव महसूस होता है। तर्क आर में कह रहा है, समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने में विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। गलत है, क्योंकि समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में सकारात्मक रूप से वृद्धि होती है। इसलिए ए और आर जो है दोनों गलत है। तो हम लोग क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, आपको फैक्ट देते हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट क्या सही है। यहां तक हम लोगों का क्वेश्चन सही था और हम हर क्वेश्चन पर उसका फैक्ट भी आपके साथ पहुंचाते हैं कि जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और डेली 9 बजे आप कोई ना कोई सीटेट से रिलेटेड या तो एसएसटी होगा या तो सीडीपी होगा या तो हिंदी होगा या मैथ ईवीएस, हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली जो है आपको 9 बजे आपकी क्लास रेगुलर चलती है। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।